लगता है कि आप डायरेक्टली बड़ी बड़ी किताबों से शुरू करेंगे लक्ष्मीकांत से, दैट डज नॉट हैपन। आप जब तक नहीं समझेंगे कि एग्जाम क्या है और आप जब तक एग्जाम पे बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे तब तक ये एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की रिवीजन, सिलेबस का रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें जरूरी है। और एक और चीज मैं कहूंगी कि अभी जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें मोर देन GS1 CSAT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैम, आपसे मैं प्रीलिम्स के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। आप देख रही हैं आजकल प्रीलिम्स का जो नेचर है वो बदलता जा रहा है, काफ़ी टफ होता जा रहा है। ऐसा क्या करे एस्पिरेंट, ऐसा मतलब क्या स्ट्रेटजी हो उनकी कि एक मतलब संभावनाएं ज़्यादा हो जाए कि प्रीलिम्स निकालें? उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? जो भी आपके दर्शक देखेंगे मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि CSAT को आप इग्नोर मत करें। और मैं कई लोगों को देख रही हूँ जो कि 3 साल लगातार सिर्फ CSAT में फेल। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस परीक्षा का सबसे जो एक अनप्रेडिक्टेबल स्टेज है वो प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स के लिए देखिए मैं आपको 3-4 टिप्स देना चाहूँगी। पहला तो मैं ये दूंगी कि प्रीलिम्स जो है वो कोई अकेले की तैयारी नहीं है। लोग अक्सर 1-1, 2-2 साल सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप मेंस की तैयारी करें। आप जब भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं बेसिक्स को बिल्ड करके मेंस तैयार करें। आपने जैसे ही मेंस तैयार कर लिया ना तो आपको फील होगा कि प्रीलिम्स मेंस का एक सबसेट है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी करना स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के 3 महीना पहले आप बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो जाएं और उन 3 महीनों में आप जितने टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के उन्हें लगाएं। और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हैं पिछले 8 या 10 साल के प्रीलिम्स में, यानी कि 2013 के बाद के जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद बैठें, खुद एनालाइज करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है, नेशनल पार्क्स है, ये सब बार बार यूपीएससी पूछती है। प्लेसेस इन न्यूज़ है, ये सब बार बार पूछती है। तो ऐसे चीज़ों को या तो आप एक जगह लिख लें या तो उनका एक जगह पे आप नोट बना लें या फिर उसको रिवाइज करें। आप किसी भी सोर्स से कर रहे हैं तो मेरा जो दूसरा प्रयास था उसमें मेरे 105 नंबर थे GS1 में, जो कि 15 नंबर ज़्यादा थे, जो कि 15 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से, पर मेरा CSAT 1 मार्क से नहीं हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा एक अटेम्प्ट चला गया। वो इसीलिए था क्योंकि मैंने भी सोचा कि एग्ज़ाम हॉल में जाके देख लेंगे, बट अगर आप पिछले 2 वर्षों का पेपर देखें CSAT का तो वो बहुत टफ आता है। तो फाइनली मैं उसे नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो प्लीज़ मैं की तैयारी कैसे करें? आपने इस बार क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स मेंस में गई, तो आपने क्या अलग किया था CSAT में जो आप क्लियर कर पाए CSAT? हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने पिछले 2020 में, मुझे याद है कि 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, और मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई, क्योंकि उस समय तक ऐसा ट्रेंड था कि लोग CSAT का पेपर आके चेक भी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये तो हो ही जाएगा। GS1 चेक किया, उसमें उस समय मेरे 110, 115 आंसर की से बन रहे थे। तो जब रिजल्ट आया तो आई वॉज क्लूलेस। फिर बाद में मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि कहीं CSAT में रुक रहा होगा। अंत में यही हुआ। तो उस दिन के बाद से लेके अगले प्रीलिम्स तक मुझे नहीं याद है कि ऐसा कोई भी दिन रहा हो जब मैंने 1 घंटा CSAT की प्रैक्टिस नहीं करी हो। देखिए CSAT मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है, तो CSAT में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और कंफर्टेबल हैं मैथ्स वाले पोर्शन में तो हफ्ते में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं। बट यदि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, मेरे जैसा बायो का बैकग्राउंड है, तो देन आई विल एडवाइज कि आप रोज 1 घंटा, ज्यादा नहीं देना है, हाँ 45 मिनट से 1 घंटा आप रोज दें। और इसमें जो 2 सेक्शंस हैं, तो एक मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है बेसिक कंसेप्ट्स को समझें। आप अगर अभी के क्वेश्चंस देखें तो यूपीएससी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछती। आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। एवरेज, अगर मैं कोई आपको टॉपिक बोलूं तो एवरेज का मतलब क्या है? अगर 4 बच्चे निकल गए तो क्लास के एवरेज में क्या अंतर पड़ेगा? तो कंसेप्ट ऑफ एवरेज, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप ये चीज़ें बेसिक समझते हैं ना तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ फॉर्मूलों को ना रटें बल्कि मैथ्स और क्वांट के टॉपिक्स को समझें। अब या तो आप खुद से समझ सकते हैं यूट्यूब के वीडियोस देख के, या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग के लिए तो आप ये करें, खुद की हेल्प लें, वीडियोस की हेल्प लें, या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था
था, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी और सोर्स को ना देखें। आप सिर्फ 2013 के बाद के यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उठाएं और एनालाइज करें कि कोरोलरी का क्या मतलब है, एनालाइज का क्या मतलब है, उसके अलावा अजम्पशन का क्या मतलब है, और यूपीएससी जब ये टर्म्स पूछती है तो उसका क्या आंसर एक्सपेक्ट करती है। तो अगर आप ये करेंगे तो सीसैट की आई थिंक तैयारी बिल्कुल करता है। प्रीलिम्स में आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी जीएस के लिए? प्रीलिम्स में मैंने जो है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री बताऊं तो उसके लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, उसके अलावा जो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है उसके तो मैंने यूट्यूब से ही नोट्स बना लिए थे। हाँ, और उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आती नहीं है प्रीलिम्स में। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की थी। इकोनॉमी के लिए मैंने एक श्रीराम IAS की बुकलेट आती है, मैंने उसको किया था। और ज्योग्राफी के लिए PMF IAS के नोट्स होते हैं, उसको किया था। मैंने ये जितने भी सोर्सेज बोले उसके साथ आप करंट अफेयर्स की मैगजीन, न्यूज़पेपर, इसको ऐड कर लीजिए। तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। एनवायरनमेंट के केस में भी मैंने PMF IAS का मटेरियल रेफ़र किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने केवल करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी और उससे मेरा